This is our first question. And the topic is electromagnetic induction. And this is our first question. The topic is electromagnetic induction. You can see the year November 2010. पेपर है 43 और उसका क्वेश्चन नंबर है 5. देखो ये क्वेश्चन है, ईयर नंबर नोट कर लो और हम यहां से शुरू करेंगे. एज मेंशन अर्लियर ऑल्सो कि पहले थोड़े से पुराने क्वेश्चंस करो. पहले थोड़े से पुराने क्वेश्चन ट्राई करो और फिर नए क्वेश्चंस पे आओ, तो तुम्हें सपोर्ट मिलेगी कि तुम्हें डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे. असल में जो नए क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा ट्रिकी होते हैं. ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी ओपन किया था और इस क्वेश्चन को रीड कर लो. The uniform magnetic flux density between the poles of the magnet is 89 millitesla. Outside the region of the poles, the magnetic flux density is 0. ये इनका एक पैटर्न है कि जो रीजन है उसके बाहर मैग्नेटिज्म असल में होता है. जो पोल्स होते हैं उनके बीच में जो मैग्नेटिज्म है वो बाहर तक तो आएगा, लेकिन ये एज्यूम कर लेते हैं कि आउटसाइड द पोल कोई मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा. A stiff copper wire is connected to a sensitive ammeter of resistance 0.12 ohm. A student moves the wire at a constant speed of 1.8 meter per second between the poles in a direction parallel to the faces of the pole. Calculate the magnetic flux between the poles of the magnet. फाई निकालने पहले क्वेश्चन पढ़ लो. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. और एक मर्तबा क्वेश्चन रीड कर लो और फिर हम इसको शुरू करेंगे. ये जो मैंने पहला क्वेश्चन रखा है, ये रखा है नवंबर 2010 43 क्वेश्चन नंबर 5. ये वाला क्वेश्चन देखें. ठीक है, अब अगर आपने पहला क्वेश्चन शुरू किया, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट. इसका आप क्या करोगे कि सबसे पहले डेटा बना लो. मैंने मिली टेस्ला को टेस्ला में कन्वर्ट किया, फिर मैंने एरिया पुट किया, एरिया का डेटा में पुट किया, वो मैंने मीटर स्क्वायर में कर लिया. एन को मैंने 1 रखा क्योंकि सिंगल वायर, इसमें कोई टर्न नहीं है. वायर परपेंडिकुलर रखी हुई है. फाई का फॉर्मूला होता है एन बी ए साइन थीटा. ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा है. और अब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ के फिर तुम इसकी वर्किंग मुझे शेयर करो. आंसर मतलब शेयर करो.
हाँ, मैंने फंसी बताया था ग्रुप में, और मुझे कुछ लोगों ने पूछा था। ये हुआ ये कि उसने मैग्नेटिक फील्ड और करंट में इसको मिक्स कर दिया है। मैं इसको रो पेपर से देख लेते हैं, या और मैं कोई रिसोर्स देख कर ग्रुप पे डाल देता हूँ। लेकिन अभी तो मैंने जो ईयर कर रहा हूँ वो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, आप चाहो तो वहां से देख लो। होता है बाजों का बुक्स अपडेट होती हैं, तो उसने इसको अलग नहीं किया हुआ। मैं इसका कोई रिसोर्स ग्रुप पे डालता हूँ कोशिश करके, ताकि ना ये सेटल हो जाए। लेकिन अभी आप मुझे पहला क्वेश्चन करके दे दो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने उसका आंसर स्क्रीन पे शेयर किया है। हमने पहला पार्ट कर लिया, अब दूसरा पार्ट पढ़ो। यूज योर आंसर इन पार्ट ए टू डिटरमाइन फॉर द वायर मूविंग बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट द ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर। वो कह रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ जो होती है ना, ये हमेशा निकलती है कॉमन, हमेशा निकलती है फेरेडे लॉ से। फेरेडे ने जो लॉ पेश किया था, उसका मेन फॉर्मूला यूं लिखा जाता है, -n डी फाई अपॉन डी टी। ये वाला फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कॉल करो, और मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक मर्तबा एन रख चुके हो तो दोबारा एन को नहीं रखते। यहाँ तो वैसे भी एन 1 है, तो यहाँ तो इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल वैसे अगर एन हो तो वो बार बार नहीं रख सकते। ये डेटा है, यहां से डेटा पिक कर लो। तुमने ऑलरेडी फाई निकाल ली, इक्वल टू एन फाई अपॉन टी। ये जरा इसका सिंपल वर्जन हो गया। ठीक है, अब तुम फॉर्मूला नोट कर लो, ऊपर से डेटा ये फिगर है। चलो अब इसका ये इस क्वेश्चन का लुक है। आप क्वेश्चन पढ़ चुके हो, अब आप इसका फॉर्मूला लगाओ। पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने बीएलवी भी यूज कर सकता हूं, बट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। मुझे निकालना है ई की वैल्यू, और इसमें वैल्यू पुट कर दो सारी। मैंने जो लगाया हुआ है वो बीएलवी से सॉल्व किया हुआ है, बाकी उससे भी हो सकता है, डी फाई अपॉन डी टी से भी हो सकता है। तो मैंने जो सॉल्व किया हुआ है वो किया हुआ है BELV से। अब चलो आगे पढ़ो। शो दैट द रीडिंग ऑन द एम मीटर इज अप्रोक्सीमेटली 70 मिली एम्पियर। 70 मिली एम्पियर का मतलब है कि वो कह रहे हैं करंट, जो करंट है वो तकरीबन 70 मिली एम्पियर है। जो लोग अभी आए हैं वो इस क्वेश्चन को पहले यहां से पढ़ लें। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं नवंबर 2010 43, जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं अभी वो है नवंबर 2010 और 43, और उसका है 5। एक मरतबा क्वेश्चन जरूर पढ़ लो, और इससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये एक वायर है। जब ये इस वायर को मूव करेगा तो फ्लक्स कटेगा, जब फ्लक्स कटेगा तो उससे फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी।
ठीक है, अब आप इसको पढ़ चुके, अब आप इस वाले पार्ट पे आ जाओ, पार्ट नंबर 2। वो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, शो दैट द रीडिंग ऑन द एमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 70 मिली एम्पियर। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो उससे करंट बनेगा। हमने पीछे ना ईएमएफ निकाली हुई है, तो मेरे पास ईएमएफ है। अब तुम लोग बताओ कि अगर मेरे पास वोल्टेज है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मेरे पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों है मेरे पास, तो कौन सा फॉर्मूला करंट निकाल सकता है? V is equal to हाँ, V इज इक्वल टू आई आर। वेरी गुड, चलो अब इसको लिंक करो और फॉर्मूला लगा के वर्किंग शेयर कर लो। सही है। चलो ये हो गया। बाय reference to Lenz's law, a force acts on the wire to oppose the motion of the wire. The student who moved the wire between the poles of the magnet claims not to have felt the force. Explain qualitatively a reason for this claim. Lenz's law कहता है कि जब तुम इस वायर को, अगर तुम नीचे ले, अगर तुम इसको ऊपर लेकर जाओगे तो नीचे फोर्स लगेगी। यही लेंजेस लॉ है ना। लेंज लॉ कहता है कि जो तुम करोगे, जिस डायरेक्शन में तुम मूव करोगे, सिस्टम उसको अपोज करेगा। लेकिन वो जो बंदा इसको मूव कर रहा है, वो कहता है कि भाई मुझे तो कोई फोर्स फील नहीं हो रही। अब ये कह रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो बंदा मूव कर रहा है उसको फोर्स फील नहीं हो रही। तो अब तुम बताओ कि तुम लोगों ने आंसर देखा 70 मिली एम्पियर। अब अगर थोड़ी सी जगह इसने दी है, एग्जामिनर ने यहां पर थोड़ी सी जगह दी है ना, तो तुम समझ सकते हो जहां मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं, यहां पर एग्जामिनर क्या चाहता है कि तुम थोड़ी सी वर्किंग करो। अगर तुम देखो मैंने क्या किया, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा कॉल किया, उसमें सारी वैल्यूज प्लग इन कर दी। जब मैंने उसमें सारी वैल्यूज प्लग इन की और फोर्स निकाली, तो फोर्स बहुत छोटी आ रही है। इतनी छोटी फोर्स है कि ये फोर्स तो किसी बंदे को अपने हाथ पे तो फील नहीं हो सकती ना। तो ये वर्किंग कॉपी कर लो।
ठीक है, तो अब जब आप इसको एग्जामिनर को समझाओगे तो आप बोलोगे कि भाई फोर्स इतनी कम है, फोर्स इतनी कम है कि ये कैसे हाथ पे फील हो सकती है, फोर्स तो ना होने के बराबर है। दैट इज द वे यू हैड कैलकुलेटेड द फोर्स, और आप एग्जामिनर को रख के बताओगे कि इतनी छोटी फोर्स जो है ये फील नहीं होगी। चलो, अब उसके बाद नवंबर 2010 41 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपने ईयर नंबर नोट कर लिया? अच्छा, ये तो ट्रांसफॉर्मर पे आ गया। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर की जो ए लेवल वाली डिटेल्स हैं वो इन्होंने निकाल दी हैं, और मैंने आपको ओ लेवल की हद तक ट्रांसफॉर्मर क्लास में करवा दिया था कि ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, और उसमें आयरन कोर होता है। आयरन हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्यों घुसता है? क्यों? मैग्नेट बड़ी तेजी से मैग्नेटाइज होता है और बड़ी तेजी से ना डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2005 पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 6। ओहो, ये भी ट्रांसफॉर्मर है। Why the supply to the primary coil must be alternating current, not direct current? अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर को हम इस तरह देखते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलने वाला फंक्शन सर्किट है। जितने भी सर्किट्स ईएम इंडक्शन को यूज करते हैं उनके लिए एसी होना चाहिए। एक्चुअली जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो अपना फ्लक्स बदलता है। जब फ्लक्स बदलेगा तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होगी, जब फ्लक्स बदलेगा तो उससे फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जो ईएमएफ है, जब जब फैराडे लॉ ने कहा था कि जब फ्लक्स बदलता है तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये ईएमएफ जो है वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगी। तो ये पहले पार्ट का आंसर होगा। मैंने आपको क्लास में समझाया था कि ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर का जो ए लेवल का पोर्शन है वो अब नहीं रिक्वायर्ड। हाँ, ओ लेवल में आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आप देख लें। वोल्टेज और करंट ट्रांसफॉर्मर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ट्रांसफॉर्मर में जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है।
ये देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसका ईयर है नवंबर 04, पेपर 4, क्वेश्चन नंबर 4। A small coil is positioned so that its axis lies along the axis of a large bar magnet as shown. The coil has a cross-sectional area 0.4 centimeter square and contains 150 turns of coil. The average magnetic flux density B through the coil varies with the distance x between the face of the magnet and the plane of the coil as shown. ये आप क्वेश्चन एक बार मेरे साथ रीड कर लो। The average, अब वो कह रहे हैं जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। द कॉइल इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फेस ऑफ द मैग्नेट। चलो अब बताओ, कह रहे ग्राफ से रीड कर लो ना, फिगर 4.2। 5 सेंटीमीटर आ जाओ दूर तो वहां पर बी क्या होगा, ग्राफ तुम लोगों के सामने है, मुझे तुम ग्राफ से रीड करके बता दो। हम्म, 50। अच्छा, सही है, वो 50 टेस्ला है और उसको 0.50 टेस्ला मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, तो मिली टेस्ला में आंसर ठीक है। चले आगे पढ़े। Hence show that magnetic flux linkage of the coil is this much। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दो, ये तुमने ऊपर डेटा तो पढ़ ही लिया है। ये जो कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें दिए हुए हैं और कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू NBA साइन थीटा। इसकी वर्किंग चेक करो।
स्टेट फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक मेमोरी है और इसको तुम याद करके पेपर में जाओ कि अगर कभी, अब तो खैर फेरेडे लॉ कम कम होता है, अब उस तरह नहीं आता। उसने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर, magnetic flux linking a conductor changes and EMF is induced, which is directly proportional to the rate of change of flux and directly proportional to the number of turns. Sorry. इसको कहते हैं Faraday law. The coil is moved along the axis of the magnet so that the distance x changes from x is equal to 5 to x is equal to 15 in a time of 0.3. Calculate the change in flux linkage and the average EMF. Question पढ़ लो, C part. ठीक है, अब ये कह रहे 5 से 15, तो ऐसा करते हैं ग्राफ पे आ जाते हैं, पहले 5 पे रीड कर लो और फिर 15 पे रीड कर लो। 5 और 15 पे रीड करो, 5 पे रीड करो और फिर 15 पे रीड करो। ठीक है, अब तुमने ये नंबर रीड करने हैं और हमें निकालना है चेंज इन फ्लक्स। अब देखो क्या करेंगे कि हमें बेसिकली 5 सेंटीमीटर पे जाके निकालेंगे, और हम अगर 5 को, जैसे हमने पहले 5 सेंटीमीटर पे निकाला, फिर 15 सेंटीमीटर पे निकाला, फिर उसको आप फॉर्मूला में पुट कर दो। हाँ, उसको फिर टेस्ला में कन्वर्ट कर दो ना। और फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। हमारे पास बी की वैल्यूज हैं 5 पे भी और 15 पे भी। और हमें टाइम भी दिया हुआ है। कह रहे चेंज इन फ्लक्स लिंकेज डेल्टा फाई निकालने को दे रहा है। तो हमने पहले डेल्टा फाई निकालना है, तो पहले हमारे पास पुराना तो पड़ा हुआ है जो 5 पे, वो तो हमारे पास सवाल में दिया हुआ है। 15 पे जाके मैंने टेस्ला रीड कर लिया, उसको रखकर फाई 2 निकाल लिया। 2 मर्तबा फ्लक्स निकालने के बाद हमें निकालना है चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, और उसको फिर माइनस कर दो।
Then he says the average EMF. अब देखो तुम्हें टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ये टाइम की वैल्यू यहां तुमने निकाल लिया डेल्टा फाई, और तुम्हें वैल्यू दी हुई है डेल्टा टी की। फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बस ये याद रखना कि तुम पहले एन यूज कर चुके हो, 150 वाला नंबर तुम पहले यूज कर चुके हो। मैंने जब इसके क्लासेस दे रहा था तो मैंने समझाया था कि दूसरी मर्तबा जब एन आए तो एन को नेग्लेक्ट कर देना, दूसरी मर्तबा एन को कंसीडर नहीं करते। फिर मैंने फॉर्मूला लिखा, उसमें मैंने वैल्यूज प्लग इन की, और मेरे पास ईएमएफ इस तरह 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट आ रहा है। State and explain the variation, if any, of the speed of the coil so that the induced EMF remains constant during the movement. Right, good. अब वो कह रहे थ्योरी आ गई, कह रहे स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी ऑफ द स्पीड ऑफ द कॉइल सो दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ रिमेन्स कांस्टेंट। फेरेडे ने कहा था, देखो फेरेडे का कहना था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए तो आपकी ईएमएफ भी कांस्टेंट हो जाएगी। वो चाहता है कि ईएमएफ जो है ना ये कांस्टेंट हो जाए। अब वो कह रहा है बताओ स्पीड को कैसे बदलोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट रहे। तो एग्जामिनर को आप क्या बताओगे कि स्पीड ऑफ द कॉइल सो दैट द इंड्यूस ईएमएफ रिमेन्स कांस्टेंट, आप उसको बताओगे कि वो स्पीड को कांस्टेंट रखे, एक ही डायरेक्शन में घुमाता रहे, और उससे क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं बदलेगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट कर दिया जाए तो इंड्यूस ईएमएफ जो है ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। चलो फिर हम अपना आज का काम यहीं तक रुक लेते हैं, और हमने ये चैप्टर अब पास पेपर के लिए शुरू कर दिया है, और हम इसको इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी अब उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।